हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका कंसेप्ट आरएनए की ऑनलाइन क्लासेस में। लास्ट क्लास में हमने कोल्ड चेन के बारे में पढ़ा था, जो कि हमारे वैक्सीनेशन टॉपिक के अंतर्गत आता है। लगातार हम पिछले कुछ क्लासेस में वैक्सीनेशन को पढ़ रहे हैं, क्योंकि यह बेहद इम्पोर्टेंट और एक लेंथी टॉपिक है कम्युनिटी का, जिसमें से बहुत सारे सवाल एग्जाम में देखने को मिलते हैं, चाहे वो CHO का एग्जाम हो या वो एक अच्छे लेवल के एम्स के एग्जाम्स हों। बहुत सारे सवाल यहाँ से हमें देखने को मिलते हैं, इसीलिए हम इसे इन डेप्थ में स्टडी कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने इसमें से पढ़ा था कि कोल्ड चेन जो होता है उसमें कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं। मैंने आपको कुछ डायग्राम्स भी दिखाए थे कोल्ड चेन के बारे में, जिसमें WIC की हमने बारे में बात किया, वॉक इन कोल्ड रूम्स, यानी जो लार्ज लेवल पर होते हैं। दूसरे लेवल में मैंने बात की लार्ज डीप फ्रीजर्स या लार्ज ILR बोले तो आइस लाइन रेफ्रिजरेटर्स, इनके बारे में हमने बात की। इनके इमेजेस मैंने आपको दिखाया। इसके अलावा स्मॉल ILRs, इसके अलावा वैक्सीन कैरियर, डे कैरियर और बॉक्सेस, जिसे हम आइस बॉक्स के नाम से जानते हैं। इन सब की इमेजेस मैंने आपको दिखाई थी, क्योंकि विद्यार्थी या स्टूडेंट की नज़र में जब वो इमेज आती है तो उसे याद करने में थोड़ा फायदा रहता है, उसकी मेमोरी में लंबे समय तक स्टोर रहती है। और इवन अगर एग्जामिनर हमसे थोड़े से एक कदम आगे चलकर इमेज वाले सवाल भी देना चाहे तो हम उसे भी बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं, इसलिए मैंने आपको इमेजेस दिखाई हैं। आज हम इसी कोल्ड चेन के बारे में बात करेंगे थ्योरेटिकल पोर्शन में। उन्हीं कंपोनेंट को हम, जो इमेजेस मैंने दिखाई थी, उन्हीं कंपोनेंट के बारे में हम बात करेंगे कि ILR में क्या होता है, कितने समय तक स्टोर रखते हैं, कहाँ ये पाया जाता है, और कोल्ड चेन में आने वाले सभी सवाल भी हम डिस्कस करेंगे एग्जाम में। एग्जाम्स में क्या क्या सवाल कोल्ड चेन के बारे में एग्जामिनर हमसे आस्क कर सकता है, पूछ सकता है। कुछ क्वेश्चंस हम देखते हैं जो बार बार रिपीट होने वाले सवाल हैं, इसमें से उन सवालों के बारे में भी हम बात कर लेते हैं। देखिएगा कुछ क्वेश्चंस। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपके सामने दिया, थोड़ा सा लेंथी है, क्वेश्चन को पढ़ें। क्वेश्चन बोल रहा है रिवर्स कोल्ड चेन इज यूज्ड फॉर। जैसा कि मैंने बताया भी था बेटा लास्ट क्लास में, कोल्ड चेन वैक्सीनेशन के लिए काम में लेते हैं, और इसी के समान एक शब्द हमें एग्जाम में देखने को मिलता है और उसका नाम है रिवर्स कोल्ड चेन। हालांकि इसमें एक वर्ड डिफरेंशिएट करता है दोनों को, और शब्द का नाम है रिवर्स। रिवर्स का मतलब बोले तो उल्टा होता है, यानी कि कोल्ड चेन से उल्टा रिवर्स कोल्ड चेन होगा। उल्टा क्यों दिया? क्योंकि कोल्ड चेन टॉप टू बॉटम आता है, तो शायद कहीं ना कहीं रिवर्स कोल्ड चेन बॉटम टू अप की तरफ जाता है। क्लियर? यानी टॉप की तरफ जाता है, उल्टा प्रोसेस है। तो ये बोलना चाहता है क्वेश्चन आपके सामने, एग्जामिनर ने जो पुट किया आपको क्वेश्चन, इसकी लैंग्वेज बोल रही है कि रिवर्स कोल्ड चेन क्या होता है, बताइएगा। क्लियर? ये मैंने क्यों बताया आपको, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज ना हो कोल्ड चेन और रिवर्स कोल्ड चेन में। सुनिएगा, रिवर्स कोल्ड चेन इज यूज्ड फॉर, यानी कि रिवर्स कोल्ड चेन क्यों काम में ली जाती है या किसके लिए काम में ली जाती है। सुनिए, कैरिंग स्टूल, स्टूल को कैरी करना, सैंपल यानी स्टूल का जो सैंपल है उसे कैरी करना ऑफ पोलियो पेशेंट फ्रॉम PSC टू द लेबोरेटरी। कहां से कहां बेटा, ये ध्यान से सोचने की बात है। इसने बात बोली PSC टू द लेबोरेटरी। नंबर सेकंड, ट्रांसपोर्टिंग आउटडेटेड वैक्सीन्स। आउटडेटेड बोले तो एक्सपायर्ड वैक्सीन्स की बात कर रहा है। आउटडेटेड वैक्सीन्स फ्रॉम द PSC टू द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। जो वैक्सीन खराब हो गई उन्हें PSC से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में पहुंचाना रिवर्स कोल्ड चेन कहलाता है। नेक्स्ट, ट्रांसपोर्टिंग द वैक्सीन्स टू द लेबोरेटरी टू चेक इट्स पोटेंसी। वैक्सीन्स को लेबोरेटरी में भेज देना, क्या चेक करने के लिए? पोटेंसी। पोटेंसी बोले तो वैक्सीन खराब हुई या नहीं हुई, वैक्सीन यूजेबल है या नहीं है, इसको है पोटेंसी। क्लियर? उसे चेक करने के लिए आप उसे भेज रहे हैं लेबोरेटरी में। और फाइनल फोर्थ ऑप्शन आपका, ट्रांसपोर्टिंग द वैक्सीन फ्रॉम कैंपस टू द सब सेंटर। यानी कैंपस, कैंप्स, जो कैंप्स लगाते हैं हम, जहां वैक्सीनेशन हो रहा है, बहुत सारे कैंप्स लगते हैं, उन कैंप्स से वैक्सीन को कहां भेज रहे हैं? सब सेंटर में। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा? ये मैंने बताया था लास्ट क्लास में, अगर आपको रिमेंबर हो तो। और मैंने कहा था बेटा
कोल्ड चेन शब्द किसके लिए हम काम में लेते हैं? एक वर्ड याद रखना है, वैक्सीन के लिए। कोल्ड चेन बोले तो वैक्सीन, लेकिन रिवर्स कोल्ड चेन बोले तो याद रखना है स्टूल सैंपल को ट्रांसफर करते हैं बॉटम लेवल से, बोले तो पीएससी लेवल, बोले तो सब सेंटर लेवल, बोले तो पेशेंट लेवल, पेशेंट से डायरेक्ट लेकर सब सेंटर से या पीएससी से कहां ले जा रहे हैं? लेबोरेटरी में, जहां उस स्टूल का असेसमेंट होगा, उस स्टूल में उपस्थित माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जांच होगी और यह पता लगाया जाएगा कि इस मरीज को कौन सी बीमारी है। और मुख्यतः कहां काम में लेते हैं? तो एक निमोनिक भी मैंने बताया था, PCT बोले तो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, यानी कि P बोले तो P किसके लिए स्टैंड करता है? यहां पोलियो, C किसके स्टैंड के लिए स्टैंड करता है? कोलेरा, और T किसके लिए स्टैंड करता है? टाइफॉइड। यानी पोलियो, कोलेरा और टाइफॉइड, इन तीनों बीमारियों में व्यक्ति के जो मरीज है, जिनको ये बीमारी हो रखी है, उसके स्टूल को हम ग्रॉस लेवल, पेशेंट लेवल, सब सेंटर लेवल या पीएससी लेवल से कहां ट्रांसफर करते हैं? लेबोरेटरी में। क्लियर? ये हमसे रिलेटेड है कोल्ड चेन से, इसलिए मैंने बताया, याद रखना है आपको। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, देखिएगा। द सिस्टम ऑफ स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टिंग वैक्सीन इज टर्म्ड, वैक्सीन को स्टोर करना और ट्रांसफर करना क्या कहलाता है? उस टर्म का नाम क्या है? फ्रीजर चेन कह देते हैं, कूल चेन कह देते हैं, कोल्ड चेन कह देते हैं और वैक्सीनेशन कह देते हैं। ऑफ कोर्स आपका आंसर क्या होना चाहिए अपने माइंड में रखें, वैसे हम इसे पढ़ेंगे और हल्का सा मैंने बताया भी आपको इसके लिए कि इसका मतलब क्या होता है, कोल्ड चेन। क्लियर? इन कोल्ड चेन प्रोसेस, कोल्ड चेन बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इन कोल्ड चेन प्रोसेस द वॉक इन कोल्ड रूम्स, वॉक इन कोल्ड रूम्स बोले तो सबसे टॉप पर जिसका मैंने नाम लिखा था, वॉक इन कोल्ड रूम्स या वॉक इन फ्रीजर रूम्स। क्लियर? स्टोर्स वैक्सीन अप टू द 4 मंथ, अप टू द 6 मंथ, अप टू द 3 मंथ एंड अप टू द 1 मंथ। यानी कि WIC में वैक्सीनों को कितने समय तक स्टोर किया जा सकता है? कहने का उद्देश्य क्या वैक्सीन तुरंत बनते ही तुरंत सप्लाई कर दी जाती है? नो, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर कई बार बीमारियों की अवस्थाएं गंभीर हो जाती हैं, पैंडेमिक अवस्थाएं हैं, एपिडेमिक्स का रूप धारण कर लेती हैं बीमारियां, उस अवस्था में हमारे पास स्टोर होना बहुत आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि अभी बनी और अभी ट्रांसफर कर दी, कोई स्टॉक नहीं रखेंगे तो कई बार स्थिति खराब हो सकती है। इसलिए हर स्टेट, हर कंट्री अपना कुछ स्टोरेज रखती है और उन्हें वो वैक्सीनों को इसलिए स्टोर रखती है कि अगर कंडीशन अनफेवरेबल होती है तो ये वैक्सीन काम आ सके। क्लियर? तो जब हम वैक्सीनों को स्टोरेज की बात कर रहे हैं तो ये बता रहा है कि WIC में कितने समय तक तुम उन्हें रख सकते हो, समय बताना है। हम डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन को भी, आप इसे अपने माइंड में रखें और हम आज जब पढ़ेंगे इस कोल्ड चेन की एक अलग अलग कंपोनेंट को इन डेप्थ में मैं पढ़ाऊंगा, आपको इन सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। क्लियर? चलो तो स्टार्ट करते हैं कोल्ड चेन के बारे में। क्लियर? कोल्ड चेन क्या होता है? सबसे पहला पॉइंट, कोल्ड चेन क्या होता है? अगर आपसे कोई बोले कि कोल्ड चेन क्या होता है, डेफिनेशन बताओ, तो आप बोलेंगे कोल्ड चेन का मतलब ही ये है, वैक्सीन जो है हमारी उसे बनने से लेकर लगाने तक, कहां से? बनने से लेकर लगाने तक उसके तापमान को मेंटेन करना। और बात नंबर 2 बोलूं तो फॉर्मेशन टू द ट्रांसपोर्टेशन, फॉर्मेशन और ट्रांसपोर्टेशन उन दोनों के समय, मतलब बनने के दौरान, ट्रांसपोर्टेशन के दौरान और लगाने के दौरान, उस समय वैक्सीन के तापमान को मेंटेन रखना ही क्या कहलाता है? कोल्ड चेन। क्लियर? तो हम अगर इसे डिफाइन करना चाहे तो हम बोलेंगे इसकी डेफिनेशन को कि क्या होता है कोल्ड चेन। तो आप बताइए कि कोल्ड चेन का मतलब है मेंटेन टेम्परेचर, maintain temperature of vaccines कहां से कहां? from formation, बनने के दौरान, कॉमा ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन, ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन बोले तो WIC से लेकर आप जा रहे हैं ILR तक, तो इट्स कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन।
यानी कि जहां बन रही है वहां से लगाने के स्थान तक लेकर जाना, वैक्सीन जो वेन होती है उनके अंदर, तो इट्स कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन। तो उस दौरान भी तापमान मेंटेन रहना चाहिए। उसके अलावा और क्या बताना है, एंड और ड्यूरिंग एडमिनिस्ट्रेशन, जब आप लगा रहे हैं, जब आप टीकाकरण कर रहे हैं उस दौरान भी, एंड ड्यूरिंग एडमिनिस्ट्रेशन फॉर इफेक्टिव पोटेंसी, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, फॉर इफेक्टिव पोटेंसी। इसका उद्देश्य क्या है, वैक्सीन की पोटेंसी को इफेक्टिव बनाए रखना। बोले तो वैक्सीन काम में लेने योग्य रहनी चाहिए, खराब नहीं होनी चाहिए। यही हमारा मेन उद्देश्य है कोल्ड चेन का। मतलब एग्जामिनर आपको यहां से दो तरीके के सवाल पूछ सकता है। सवाल नंबर फर्स्ट क्या पूछ सकता है कि कोल्ड चेन जो हम बना रहे हैं, जो भी आप कोल्ड चेन काम में ले रहे हैं, एमसीक्यूज बता रहा हूं बेटा, कोल्ड चेन की अगर बात करें कि कोल्ड चेन जो है इसका मेन फंक्शन क्या है, आप इसमें क्या काम कर रहे हैं, इसका मेन फंक्शन बोलो। तो आप बोलना इसका मेन फंक्शन क्या होता है, तो आप बताएंगे कि इसका फंक्शन है टेम्परेचर मेंटेन करना। क्या मेंटेन करना, टेम्परेचर। क्लियर, टेम्परेचर मेंटेन करना, यह इसका मेन फंक्शन है। लेकिन अगर बोला जाए कि इसका मेन गोल क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, तो फिर जवाब ये नहीं देना है। फिर आपको जवाब देना है कि इसका गोल है मेंटेन पोटेंसी ऑफ वैक्सीन, पोटेंसी ऑफ वैक्सीन, यानी कि वैक्सीन की पोटेंसी को मेंटेन करना इसका मेन गोल होता है। और बेटा ये दोनों ही सवाल एग्जामिनर ने हमसे अब से पहले एग्जाम में पूछ लिए हैं। दोनों क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं। क्वेश्चन पूछा जाए, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ध्यान से सुने, कि मेंटेन द टेम्परेचर फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ वैक्सीन इज कॉल्ड, आंसर विल बी द कोल्ड चेन। कोल्ड चेन एक वह टर्म है जिसका मतलब होता है वैक्सीन का तापमान नियंत्रित रखना, बनाते समय, ट्रांसपोर्टेशन करते समय और लगाते समय, तीनों समय में तापमान मेंटेन करना कोल्ड चेन कहलाता है। यही इसका फंक्शन होता है। अगर पूछा जाए कि इसका उद्देश्य क्या है, व्हाट आर द गोल या एम क्या है इसका, तो आंसर होगा इसका उद्देश्य यही होता है कि वैक्सीन की पोटेंसी को मेंटेन रखें। पोटेंसी का मतलब वैक्सीन काम में लेने योग्य हम रखें, यही हमारा मुख्य उद्देश्य है। हम चाहते हैं हमारी वैक्सीन खराब नहीं होनी चाहिए। क्लियर बेटा जी, दोनों सवाल क्लियर हुए। इसके अलावा रिवर्स कोल्ड चेन, ये मैं बता चुका हूं लास्ट क्लास में। इसी के समान एक एमसीक्यूज और बनता है, इस कोल्ड रिवर्स कोल्ड चेन। रिवर्स कोल्ड चेन, अभी मैं केवल एक बात यहां लिख रहा हूं, यहां स्टूल के बारे में याद रखना है। जब भी बात आए कोल्ड चेन की तो वैक्सीन याद रखना है। मतलब जब कोल्ड चेन की बात आए तो आपके माइंड में सवाल बनना चाहिए कि किसके बारे में पूछना चाहता है एग्जामिनर, तो वैक्सीन आएगा। लेकिन अगर एग्जामिनर आपसे रिवर्स कोल्ड चेन पूछ रहा है, ध्यान से गोचा मत खा जाना, ऐसा नहीं, पढ़ ही नहीं रहे हैं, कोल्ड चेन ही दिख रहा है एग्जाम में, रिवर्स तो देखा ही नहीं, तो फिर कंफ्यूजन नहीं होना, तुरंत समझ जाना है। अगर एग्जामिनर ने रिवर्स कोल्ड चेन के बारे में पूछना चाहा है, इसका मतलब वो स्टूल के बारे में बात कर रहा है। और इसकी इन डेप्थ मैंने सारी चीजें आपको बता दी थी लास्ट क्लास में। क्लियर। अब बेटा हम बात कर रहे हैं कंपोनेंट्स के बारे में। कंपोनेंट्स जिसका इमेजेस मैं आपको दिखा चुका हूं, क्या क्या चीजें इसमें आती हैं ये आप इमेजिनेशन में देख चुके हैं। अभी हम उनका डिस्क्रिप्शन देंगे। कंपोनेंट ऑफ कोल्ड चेन, क्लियर, कि कोल्ड चेन में क्या क्या कंपोनेंट आते हैं जो आपने देखे हैं, उन्हीं के एक एक के बारे में हम बात करने वाले हैं। क्लियर जी। चलो पहले के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट क्या बताया था मैंने, याद करें जल्दी से। फर्स्ट इमेजेस में क्या बताया था, WIC फुल फॉर्म भी याद रखें, क्योंकि CHO का एग्जाम आप देने वाले हो। राजस्थान में तो सवाल
ऐसे ही ज्यादा आते हैं जो बिल्कुल इजी वे में होते हैं और सिंपल फॉर्म में होते हैं। याद रखें WIC का नाम है वॉक इन कोल्ड रूम। वॉक इन कोल्ड रूम क्या बोलते हैं बेटा? वॉक इन कोल्ड रूम। इसी का एक और नाम होता है, इसी को एक और नाम से जानते हैं, उसे बोलते हैं WIF, कॉल्ड वॉक इन फ्रीज रूम। इसी का नाम है वॉक इन फ्रीज रूम। वॉक इन फ्रीज रूम क्या नाम है? वॉक इन फ्रीज रूम। यहां से सवाल सुनिएगा, एग्जाम में एक सवाल आया हुआ है और इसका डिस्क्रिप्शन हम इसी के साथ देंगे। कहां पाया जाता है? सबसे पहली बात है कहां होता है WIC, तो आपको बोलना है कि यह होता है रीजनल लेवल पर, प्रेजेंट एट रीजनल लेवल। रीजन बोलते हैं संभाग को, रीजन बोलते हैं संभाग, संभागीय स्तर पर यह होता है। क्लियर? तो प्रेजेंट एट रीजनल लेवल, कौन से लेवल पर होता है? रीजनल लेवल पर यह पाया जाता है। अगर आपको एग्जामिनर बोले कि बताओ WIC कौन से लेवल पर होता है, बताओ आपका जवाब क्या होगा? रीजनल लेवल पर होता है। क्या बोलोगे? रीजनल लेवल पर होता है। दूसरा, अगर आपको बोले कि यह किसे सप्लाई करता है, तो बताना है कि यह सप्लाई करता है, सप्लाई टू 4 to 5 डिस्ट्रिक्ट्स, लगभग 4 से 5 जिलों को एक WIC या एक WIF सप्लाई करता है। यानी कितने को सप्लाई करता है? लगभग 4 से 5 डिस्ट्रिक्ट्स को यह सप्लाई करता है। तीसरा और महत्वपूर्ण और एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट पॉइंट, बेटा जो मैं क्यों लगा रहा हूं ना, जहां पर भी मैं एक क्यू वर्ड लगा रहा हूं, इसका मतलब आपको उन्हें हाईलाइट रखना, ये वे पॉइंट है जो एग्जामिनर की नजर में होते हैं। क्लियर? जहां से क्वेश्चन बनने की संभावनाएं ज्यादा होती हैं। क्वेश्चन आता है कि बताओ WIC में वैक्सीनों को कितने समय तक स्टोर कर सकते हैं। जैसे मैंने भी आपसे एक क्वेश्चन पुट किया था जस्ट अभी जब हमने स्टार्ट किया। याद रखना है 3 महीने तक वैक्सीन को आप यहां पर स्टोर कर सकते हैं। क्लियर? तो याद रखना है कि वैक्सीन स्टोर्ड अप टू द 3 मंथ। कितने? वैक्सीन स्टोर्ड अप टू 3 मंथ। अगर एग्जामिनर आपसे बोले बताओ कितने समय तक वैक्सीन को आप WIC में स्टोर कर सकते हो, आंसर क्या देना है बेटा? 3 महीने। कितने महीने तक स्टोर कर सकते हैं? 3 महीने तक। यही 3 महीने से एक और सवाल आपको बता रहा हूं, एग्जैक्ट आंसर 3 महीने ही होता है। मैटरनल एंटीबॉडी के द्वारा बच्चे में इम्यूनिटी कितने महीने तक बनी रहती है, उसका भी आंसर होता है 3 महीना। सवाल याद रखना, पॉइंट बता रहा हूं साथ ही के साथ में याद रखें कि मैटरनल एंटीबॉडी प्रोड्यूस्ड, मैटरनल एंटीबॉडी मतलब माता की एंटीबॉडी से, मैटरनल एंटीबॉडी प्रोड्यूस्ड इम्यूनिटी प्रेजेंट इन इन्फेंट में वह इम्यूनिटी कब तक बनी रहती है? माता से जो इम्यूनिटी मिली है हमें, वो याद रखना है यह बनी रहती है अप टू 3 मंथ। नॉर्मली किसी पर्टिकुलर कंडीशन को छोड़कर मैं नॉर्मली बात कर रहा हूं, नॉर्मली माता की एंटीबॉडीज जो बच्चे में आती हैं, उससे उस बच्चे में जो इम्यूनिटी डेवलप होती है वह लगभग 3 महीने तक सामान्यतः बनी रहती है। मतलब माता की एंटीबॉडी से बच्चे में बनने वाली इम्यूनिटी की ड्यूरेशन कितनी होती है? आंसर विल बी द 3 मंथ। दोनों का आंसर 3 महीना है, इसलिए याद करने में थोड़ी सी आसानी रहेगी। वैक्सीन को कितने समय तक स्टोर करते हैं WIC में? आंसर विल बी द 3 मंथ। और माता की एंटीबॉडी से हमें बच्चे में कितने समय तक इम्यूनिटी मिलती है? इज कॉल्ड अप टू द 3 मंथ। क्लियर?
पहला एक कंपोनेंट क्लियर हुआ, WIC लार्ज लेवल पर ये होता है, रीजनल लेवल पर पाया जाता है, और यह इसका इमेज जो है वो मैं आपको पहले दिखा चुका हूं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट किसके बारे में बात करने वाले हैं हम? बी पॉइंट। बी पॉइंट क्या था बेटा जी? और उसका नाम है आपका डीप ILRs लार्ज लेवल पर, तो हम उसे बोलेंगे लार्ज ILR। फुल फॉर्म याद रखना, ILR बोले तो आइस लाइंड रेफ्रिजरेटर, आइस लाइंड रेफ्रिजरेटर, आइस लाइंड रेफ्रिजरेटर ILR बोलते हैं। लार्ज है लेकिन ये छोटे नहीं है, लार्ज ILRs। नंबर सेकंड, इन्हीं को बोलते हैं लार्ज डीप फ्रीज, लार्ज डीप फ्रीज। लार्ज ILRs या लार्ज डीप फ्रीज कहां पाए जाते हैं, इनके बारे में भी हम बात करते हैं। लार्ज ILRs और लार्ज डीप फ्रीज कहां मिलते हैं, किसे सप्लाई करते हैं, और यहां वैक्सीन सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो ILR में आता है कि वैक्सीनों को किस क्रम में जमाते हैं ILR में, यह है आप देखने का पॉइंट है जो देखिएगा आप। तो सबसे पहले मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं कि यह कहां पाए जाते हैं, सप्लाई किसे करते हैं, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो देखिएगा ILR जो है, ILR या बोले तो डीप फ्रीज, डीप फ्रीज सप्लाई टू डिस्ट्रिक्ट, ईच डिस्ट्रिक्ट, यानी एक डिस्ट्रिक्ट के पास में एक होता है, एक डिस्ट्रिक्ट के पास में यह एक हमें मिलेगा, ईच डिस्ट्रिक्ट के पास में आपको क्या मिलेगा बेटा? ILR। लार्ज की बात कर रहे हैं, ये लार्ज ILR और लार्ज डीप फ्रीजेस हैं, क्लियर। नंबर सेकंड, कैपेसिटी, इनकी क्षमता कितनी होती है? तो इनकी कैपेसिटी लगभग होती है 240 से लेकर 300 लीटर, 240 से लेकर 300 लीटर, इतनी वैक्सीनों को यह स्टोर कर सकते हैं। कितनी? 240 से लेकर 300 लीटर तक वैक्सीन यहां स्टोर हो सकती हैं, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, अगर हम बात करें यहां के वैक्सीन के स्टोरेज में, जहां वैक्सीन यहां स्टोर हो रही है, जब ये वैक्सीन स्टोर हो रही है तो इन वैक्सीनों को किस क्रम में जमाया जाता है? ILR में, क्लियर। तो ये आप देखें कि आपकी जो ILRs हैं, ILR, उसमें मैं आपको सीक्वेंस बताना चाहूंगा वैक्सीनों का, सीक्वेंस ऑफ वैक्सीन इन ILR। ILR में वैक्सीन का सीक्वेंस क्या है आप ये देखें, और सीक्वेंस में सबसे इंपॉर्टेंट बात, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले हम बात कहां से कर रहे हैं? हम बात करेंगे बेटा टॉप से, टॉप बोले तो सबसे ऊपर, टॉप मोस्ट, सबसे ऊपर क्रम, और फिर हम चलेंगे नीचे बॉटम की तरफ, क्लियर। तो टॉप मोस्ट की हम बात करते हैं, सबसे ऊपर क्या होता है? आंसर होगा डाइलुएंट। सबसे ऊपर क्या होता है? डाइलुएंट। सबसे ऊपर वैक्सीन को जब जमाते हैं ILR में तो सबसे ऊपर क्या रखते हैं? आंसर देंगे डाइलुएंट रखते हैं, टॉप मोस्ट होता है डाइलुएंट। डाइलुएंट के बाद में आप क्या रखोगे? तो याद बताना है, हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन रखी जाती है, हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन रखी जाती है। कौन सी वैक्सीन रखी जाती है? हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन रखी जाती है। उसके बाद कौन सी वैक्सीन आप रखेंगे? तो आप बताएंगे PCV। PCV बोले तो न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन, न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन, न्यूमोकोकल
कॉन्जुगेट वैक्सीन। बेटा यह वैक्सीन निमोनिया के लिए दिए जाने लगी है। पीसीवी, इसकी बूस्टर भी लगती है, 2 डोज है और एक बूस्टर है। पीसीवी न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन्स। इसके बाद क्या आएगी देखिएगा, कंटिन्यू कर रहे हैं, यानी पीसीवी के बाद में वैक्सीन आएगी पेंटावैलेंट। पेंटावैलेंट कौन से आने वाली है? पेंटावैलेंट। क्लियर? पेंटावैलेंट में 5 वैक्सीन आती, कंबाइंड वैक्सीन हम बता चुके हैं इसके बारे में, कंबाइंड वैक्सीनों में। पेंटावैलेंट के बाद में आपको कौन सी वैक्सीन रखनी है? तो वह वैक्सीन होगी आपकी आईपीवी, बोले तो इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, यह किल्ड पोलियो वैक्सीन है, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। क्लियर? उसके बाद कौन सी वैक्सीन रखनी है? आईपीवी के बाद में कौन सी वैक्सीन आप रखोगे? सबसे पहले कौन सी वैक्सीन मैंने बताई? सबसे टॉप ऊपर की बात कर रहे हैं, सबसे ऊपर हमने वैक्सीन रखा डाइलुएंट। डाइलुएंट के बाद में हमने क्या रखा आपका? डाइलुएंट के जस्ट नीचे हमने रखा हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन। हेपेटाइटिस बी के बाद आपने रखना पीसीवी की वैक्सीन, और पीसीवी के बाद में आपने रखा पेंटावैलेंट, फिर आईपीवी की वैक्सीन। अब क्या रखना है आपको? डीपीटी की वैक्सीन। डीपीटी डिप्थीरिया पर्टुसिस टिटनस की वैक्सीन। उसके बाद कौन सी वैक्सीन रखोगे? टीटी की वैक्सीन। टीटी की वैक्सीन। उसके बाद कौन सी रखना है? रोटा वायरस। रोटा वायरस वैक्सीन। रोटा वायरस वैक्सीन, इसकी शॉर्ट फॉर्म भी होती है बेटा आरवीवी, बोले तो रोटा वायरस वैक्सीन। डायरिया के लिए दिए जाने लगी है ये वैक्सीन। सवाल आता है किसके लिए देते हैं? रोटा, याद रखना डायरिया के लिए दी जाती है। इसके बाद कंटिन्यू कर रहे हैं, रोटा के बाद में आप वैक्सीन दोगे, वह वैक्सीन है जापानीज एनसेफेलाइटिस। कौन सी वैक्सीन को रखना है? जापानीज एनसेफेलाइटिस की वैक्सीन को दोगे, वहां पर रखा जाएगा। उसके बाद जापानीज एनसेफेलाइटिस के बाद आपको वैक्सीन को रखना है बीसीजी को। बीसीजी के बाद आपको वैक्सीन को रखना है, उस वैक्सीन का नाम है मीजल्स। मीजल्स बोले तो मीजल्स या एमआर। और सबसे नीचे जो वैक्सीन आएगी इट इज कॉल्ड ओपीवी। ओपीवी यह होगी बॉटम मोस्ट वैक्सीन। कौन सी होगी? बॉटम मोस्ट वैक्सीन। एग्जामिनर आपको यहां से 2 सवाल पूछ सकता है। वैक्सीनें मैंने सारी बताई हैं, सबसे नीचे ओपीवी, फिर मीजल्स, फिर बीसीजी, फिर जापानीज एनसेफेलाइटिस, फिर रोटा। नीचे से बता रहा हूं अभी, नीचे सबसे नीचे ओपीवी रखना है, फिर मीजल्स आपको रखना है। मीजल्स के ऊपर आप चले जाएंगे, आपको बीसीजी को रखना है। बीसीजी के ऊपर आपको रखना है किसको? जापानीज एनसेफेलाइटिस को। जापानीज एनसेफेलाइटिस के ऊपर रोटा वायरस को। रोटा से ऊपर टिटनस टॉक्सॉइड को। टिटनस टॉक्सॉइड के ऊपर डीपीटी को। डीपीटी के ऊपर आईपीवी को। आईपीवी के ऊपर पेंटावैलेंट को। पेंटावैलेंट के ऊपर पीसीवी को। पीसीवी के ऊपर आपको रखना है हेपेटाइटिस बी को, और सबसे ऊपर डाइलुएंट को। एग्जामिनर चाहे जैसे पूछे ना, चाहे वो ऊपर से पूछे चाहे नीचे से पूछे, आप जवाब दे सकते हैं। क्लियर? अब एग्जामिनर के सवाल क्या हो सकते हैं यहां से? तो 2 सवाल आपसे यहां पूछेगा, बाकी का क्रम शायद नहीं पूछे, लेकिन 2 का पूछने की पूरी संभावनाएं होती हैं। क्या संभावनाएं होंगी? जैसे कि पहला एमसीक्यू यहां से आपको दे सकता है कि टॉप मोस्ट वैक्सीन कौन सी है? टॉप मोस्ट वैक्सीन इन ILR। अब तुम जल्दी से जवाब दोगे, बताओ क्या होनी है? सबसे ऊपर कौन सी वैक्सीन रखते हैं बेटा? पढ़ाया तो भी, कौन सी वैक्सीन रखेंगे? बताओ कौन सी वैक्सीन रखोगे सबसे ऊपर? तो बताना है डाइलुएंट रख लेते हैं। हालांकि यह वैक्सीन नहीं है,
वैक्सीन बोले तो दवाई के रूप में, लेकिन ये तो मिलाने में काम में ले रहे हैं, लेकिन यह भी वहां रखी जाती है। तो टॉप मोस्ट वैक्सीन जो आप रखोगे, टॉप मोस्ट कंपोनेंट जो चीज आप रखोगे उसका नाम है डाइल्यूएंट। क्लियर, समझ में आ गई? टॉप मोस्ट वैक्सीन एंड ILR इज डाइल्यूएंट। क्लियर। और नंबर सेकंड एमसीक्यू आपसे पूछ सकता है, बॉटम मोस्ट, बॉटम बोले तो नीचे, बॉटम मोस्ट वैक्सीन इन ILR, जल्दी से जवाब देंगे, फटाक से बोलो क्या है, तो जवाब हो जाएगा OPV। बताओ कोई तकलीफ है इसमें? बिल्कुल नहीं। क्लियर? ILR क्लियर हुआ? ILR का मतलब आइसलैंड रेफ्रिजरेटर, इसी का दूसरा नाम हमने लिया डीप फ्रीजर। क्षमता कितनी होती है? 240 से 300 लीटर की क्षमता होती है। डिस्ट्रिक्ट वाइज सप्लाई यहां होती है। नेक्स्ट, आपका जो ILR होता है या डीप फ्रीज जो होता है, उसमें वैक्सीन को किस क्रम में जमाते हैं? तो सबसे नीचे OPV और सबसे ऊपर डाइल्यूएंट। क्लियर है? आगे चलें। एक और सवाल एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, बेटा सवाल ही तो सब कुछ है, सवालों के बारे में बात करो, सबसे इंपॉर्टेंट बात। एक और क्या एग्जामिनर पूछ सकता है आपसे इसी के बारे में? एक क्वेश्चन बनता है कि जो OPV और मीजल्स की वैक्सीन है उनका स्टोरेज लास्ट किस लेवल तक होता है, यानी उसके बाद वो केवल सप्लाई होती है, स्टोरेज उनका नहीं होता, तो वह डिस्ट्रिक्ट लेवल है। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ILR में स्टोरेज होगी, यानी PSC लेवल, सब सेंटर लेवल पर कभी भी OPV और मीजल्स का स्टोरेज नहीं होता है। वहां उसी दिन दी जाती हैं जहां टीकाकरण होता है। जिस दिन टीकाकरण होता है सुबह वेन आपको प्रोवाइड करवाएगी, PSC पर ले जाकर वेन देकर आएगी। क्यों? क्योंकि इन दोनों वैक्सीनों का तापमान माइनस में होता है, खराब होने की संभावनाएं ज्यादा होती हैं, कोल्ड चेन फेल्योर की संभावनाएं ज्यादा हैं, वैक्सीन की पोटेंसी खराब होने की संभावनाएं ज्यादा होती हैं। इसलिए इन दोनों वैक्सीनों को PSC पर स्टोर नहीं करते हैं, इनका लास्ट स्टोरेज यहीं खत्म हो जाता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। याद रखना ये पॉइंट। क्लियर? पॉइंट बोल रहा हूं मैं आपको, OPV एंड मीजल्स वैक्सीन स्टोर्ड lastly at district level in large ILR। जो लार्ज ILRs हैं, बोले तो ILR बोल दो या इन्हें डीप फ्रीज। ये सवाल एक बार आया हुआ भी है डीप फ्रीज कि बताओ OPV और मीजल्स की वैक्सीन कहां स्टोर होती हैं? आंसर विल बी द डीप फ्रीज या लार्ज ILR। कुछ भी पूछे आपको एग्जामिनर, आपको गोता नहीं खाना है, चकमा नहीं खाना है, जवाब देना है उसे। OPV और मीजल्स दोनों की वैक्सीन लास्टली कहां तक स्टोर कर सकते हो? किस लेवल तक स्टोर करना है? आंसर बोलना है डिस्ट्रिक्ट लेवल तक स्टोर कर लेते हैं। और यह वैक्सीन जो है वो कहां स्टोर होती हैं? तो आप बताएंगे कि ILR और डीप फ्रीज में स्टोर कर ली जाती हैं। क्लियर जी? एक और पॉइंट हम बता देते हैं, क्वेश्चन है एग्जाम का, ये भी सुनिएगा क्या है। अगर आपसे एग्जामिनर बोले कि इस ILR का तापमान कितने घंटे में लेते हैं, ILR का टेम्परेचर एटलीस्ट कितने घंटे में या दिन में कितनी बार ले लेना चाहिए? तो आंसर होगा 2 बार। क्लियर? तो याद रखें कि टेम्परेचर ऑफ ILR must be checked at least twice a day। एटलीस्ट बोले तो कम से कम, एटलीस्ट ट्वाइस ए डे बोले तो दिन में 2 बार। यानी कि अगर बोला जाए
ILR में जब वैक्सीन स्टोर होती हैं तो वहां पर तापमान दिन में कितनी बार चेक कर लेना चाहिए? आंसर क्या देना है? दिन में 2 बार। क्लियर? क्लियर है? देखिएगा क्या क्या हमने ILR के बारे में पढ़ा है। ILR और डी फ्रीज। ILR जो है और डी फ्रीज वो हर डिस्ट्रिक्ट को सप्लाई कर रहे हैं। क्षमता कितनी बताई? 240 से 300 लीटर तक की क्षमता इनकी होती है। सबसे ऊपर क्या रखते हैं ILR में? तो डाइल्यूएंट रखते हैं। सबसे नीचे क्या रखते हैं? तो OPV को रख लेते हैं। इसके अलावा अगर पूछे सबसे ऊपर कौन सी रखी होती है? डाइल्यूएंट। सबसे नीचे कौन सी रखी होती है? OPV। गलत नहीं करना है। मीजल्स और OPV की वैक्सीन का स्टोरेज लास्टली कौन से लेवल तक होता है? आंसर विल बी द डिस्ट्रिक्ट लेवल। और कहां रखते हैं? डीप फ्रीज या लार्ज ILR के अंदर। क्लियर? तापमान कितनी बार लेना चाहिए या दिन में कितनी बार लेना चाहिए ILR का? आंसर इज 2 बार। क्लियर? आगे देखिएगा। 2 पॉइंट क्लियर हुए, 2 कंपोनेंट क्लियर हुए। WIC वॉक इन कोल्ड रूम्स, नंबर सेकंड ILR लार्ज वाले। अब बात कर रहे हैं तीसरा पॉइंट, C इज स्मॉल ILR। छोटे होते हैं ये, स्मॉल ILR। स्मॉल ILR कहां होते हैं ये? इनकी लोकेशन ये होते हैं एट PSC लेवल। कहां होंगे? एट PSC लेवल, एट PSC प्राइमरी हेल्थ सेंटर। क्लियर? यहां हो सकते हैं। इसके अलावा अर्बन फैमिली प्लानिंग सेंटर, अर्बन शहरी फैमिली प्लानिंग सेंटर, फैमिली प्लानिंग सेंटर यहां भी ये होते हैं। अर्बन फैमिली प्लानिंग सेंटर या पोस्टपार्टम सेंटर्स, पोस्टपार्टम सेंटर्स बोले तो वे सारे सेंटर जहां डिलीवरी हो रही है, जहां पर फैमिली प्लानिंग के काम होते हैं, वहां ये रखी जाती हैं। जैसे PSC है, अर्बन फैमिली प्लानिंग सेंटर्स हैं, पोस्टपार्टम सेंटर मतलब डिलीवरी के बाद वाले पोस्टपार्टम सेंटर्स यहां ये रखी जाती हैं, ये लोकेटेड होते हैं। दूसरा पॉइंट हम बात करें, ये जो आपके ILRs होते हैं इनकी कैपेसिटी कितनी है, कितनी क्षमता ये रखते हैं? तो आपको जवाब देना है, इनकी कैपेसिटी होती है लगभग 140 लीटर। उनकी कितनी थी लार्ज वालों की? 240। इनकी कितनी है? 140। 100 का डिफरेंस आ रहा है बेटा, याद रखना गणित। 140 और 240 से 300 थी उनकी, 240 से 300, इसकी है 140 लीटर। क्लियर? ILR के अंदर स्मॉल ILR है ये आपके PSC अर्बन फैमिली प्लानिंग सेंटर्स और पोस्टपार्टम सेंटर में पाए जाते हैं। क्लियर है? चलो जी आगे चलते हैं। 3 पॉइंट क्लियर हुए। उसके बाद D पॉइंट, वैक्सीन कैरियर। वैक्सीन कैरियर ये सब सेंटर लेवल की बातें होने लगी हैं। वैक्सीन कैरियर सब सेंटर लेवल पर, आंगनवाड़ी केंद्र पर यह पाया जाता है, जहां आपकी आंगनवाड़ी वाली बहन जी टीकाकरण करेगी इससे। क्लियर? तो कहां लोकेटेड होता है ये? प्रेजेंट होगा एट सब सेंटर लेवल और आंगनवाड़ी सेंटर, जो आंगनवाड़ी सेंटर है वहां, मतलब ANM बहन जी और आंगनवाड़ी बहन जी इनके पास ये पाया जाता है। सब सेंटर लेवल और आंगनवाड़ी लेवल पर ये होता है। इसके अंदर कितने आइस बॉक्स होते हैं? तो याद रखना है 4 आइस पैक। कितने आइस पैक होंगे? 4। 4 आइस पैक इसके पास होते हैं। कितने आइस पैक हैं? 4 आइस पैक्स। मतलब जो ऐसे वाले आइस पैक्स मैंने आपको दिखाए थे, ये आइस बॉक्स जो हैं ये यहां कितने होते हैं? 4। वैक्सीन कितनी होती है यहां? तो याद रखना है 16 से लेकर 20 वायल होती हैं वैक्सीनों की यहां पर। यानी एक वैक्सीन कैरियर में 4 आइस पैक होंगे
और लगभग 16 से 20 वायल यहां होती हैं वैक्सीन कैरियर के अंदर। याद रखें आप, ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, दोनों पॉइंट्स। कितनी वैक्सीन रखता है वैक्सीन कैरियर? बोलना है 16 से 20 वायल। कितने आइस पैक रखता है? 4 आइस पैक रखता है। क्लियर? आगे चलें। डे कैरियर, डे कैरियर 4 हो गए। नेक्स्ट डे कैरियर, वैक्सीन का जो डे कैरियर है यह वह है जो आपका जो एडमिनिस्ट्रेटर है, जो लगा रहा है, वो अपने पास रखता है। मतलब बोले तो आपकी एएनएम बहन जी, आपकी आंगनवाड़ी वर्कर, उनके पास ही होगा। और वैक्सीनेशन का काम किसका होता है? याद रखना, एएनएम का होता है। एएनएम वैक्सीनेशन करती है और मोटिवेट कर लेकर कौन आता है? तो याद रखना है आशा और आंगनवाड़ी वाली, वो महिलाएं उन्हें मोटिवेट करके लाती है। और एडमिनिस्टर कौन करेगा? तो याद रखना वैक्सीन लगाता कौन है? तो आंगनवाड़ी, वो आपकी एएनएम बहन जी लगाती है। क्लियर? यह ये लगाने वाले की समय की बातें हो गई, ये गांव वाले लेवल या विलेज लेवल पर आ गया, ये सारा काम सब सेंटर लेवल पर आ गया है। यानी डे कैरियर जो है ये एडमिनिस्टर लेवल की बात कर रहा हूं। तो याद रखें वैक्सीन कौन एडमिनिस्टर करता है? तो याद रखें वैक्सीन एडमिनिस्टर्ड बाई एएनएम, एएनएम बोले तो ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ। क्लियर? ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ ये इसे लगाती है। क्लियर? ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ, ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ। दिल्ली एम्स का क्वेश्चन है कि गांव लेवल पर, विलेज लेवल पर कौन सी महिला रहती है? तो एएनएम बहन जी। ये कहां रहती है? एट विलेज लेवल, एट विलेज लेवल। यह ग्रामीण क्षेत्रों में विलेज लेवल पर पाई जाती है। क्वेश्चन है एम्स का, एम्स दिल्ली का। तो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कितना इजी सवाल पहुंचा एम्स में। दूसरा, इसकी नाम पे भी सवाल आया हुआ है, एएनएम का पूरा नाम क्या होता है? यह भी सवाल एग्जाम का ही और यह भी एम्स में ही पूछा गया है। दोनों एमसीक्यूज हैं। ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ विलेज लेवल पर होती है, एएनएम में जी यही टीकाकरण करती है। इसके पास में यह डे कैरियर होता है। इसमें कितनी वैक्सीन होती है और कितने आइस पैक होते हैं ये भी देखिएगा। डे कैरियर की बात कर रहा हूं। इसमें लगभग 6 to 8 वायल होती हैं। कितनी वायल हैं? 6 to 8 वायल्स। और कितने आइस पैक होते हैं? तो 2 आइस पैक्स। इसके पास 2 आइस पैक होंगे और वैक्सीन कितनी होंगी? 6 to 8 वायल यहां पाई जाती हैं। यह दोनों याद रखना है। जब लगाते हैं तो थोड़ा कम कर देता, खराब नहीं होनी चाहिए। तो 2 आइस पैक्स और 6 to 8 यहां पर वायल पाई जाती हैं। एक सवाल यहां से बनता है कि अगर इस आइस पैक, ये जो आपका डे कैरियर है, इसमें आपको वैक्सीनें दी गई हैं, आप वैक्सीनों को रख रखे हो वहां, इन वैक्सीनों को जब आप लगा रहे हैं उसमें कितने समय तक आप इन वैक्सीनों को रख सकते हो? खोलना नहीं है इसको बार बार, आपने अच्छी से सील कर रखा है, पैक कर रखा है अच्छी तरीके से, एप्रोप्रिएटली क्लोज या एप्रोप्रिएटली सील होने के बाद में वैक्सीनें कितने समय तक काम आ सकती हैं? तो आंसर होगा 48 आवर्स। 48 घंटे तक आप वैक्सीनें काम में ले सकते हैं इस एक डे कैरियर के अंदर। क्लियर? तो याद रखना है, इसकी ड्यूरेशन मैं बोल रहा हूं, वैक्सीन स्टोर्ड एंड यूज्ड, वैक्सीन स्टोर्ड and used up to 48 hour, up to 48 hours by day carrier, day carrier बशर्ते ठीक हो, अच्छे से सील पैक है, बार बार नहीं खोल रहे आप,
तो आप कितने समय तक काम में ले सकते हैं वैक्सीनों को? 48 आवर्स तक आप काम में ले सकते हैं। क्लियर? कितने समय तक? 48 आवर्स तक आप काम में ले सकते हैं। क्लियर? समझ में आया? वैक्सीन स्टोर्ड जो है आपकी, वो वैक्सीन कितने समय तक यहां रख सकते हैं? आंसर होगा 48 आवर्स तक। क्लियर? इसके अलावा लास्ट हम बात करेंगे, सबसे अंतिम लेवल पर हम जाते हैं आपका डे कैरियर के बाद में एफ पॉइंट है आइस बॉक्स। आइस बॉक्स, जो आइस बॉक्स होता है, ये वाला आइस बॉक्स। इस आइस बॉक्स को ध्यान से देखना। कभी कुछ बातें मैं आपको इसके बारे में बताना चाहूंगा, बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं ये, और ध्यान रखना है एक नर्सिंग कर्मी को जो वो टीकाकरण कर रहा है। पहली बात, जब आप इस आइस बॉक्स को लें, कभी देखा होगा मेरे बहुत सारे साथियों ने टीकाकरण में भाग लिया होगा, चाहे वो पोलियो की वैक्सीन पिलाई हो या कोई दूसरी वैक्सीन। जब आपने टीकाकरण किया था तब आपने इसको देखा होगा, इमेजेस में मैंने आपको दिखाया भी है, और अभी एक रफ डायग्राम मैं आपके सामने बना भी रखा हूं रिमेंबर करने के लिए। आप ध्यान से सुने इसके बारे में। अगर हम इस बॉक्स की बात करें, यह जो बॉक्स होता है, इस बॉक्स में एक मार्क लगा होता है। जब आपको इसमें पानी भरना है, बर्फ किससे बनेगी? पानी से तो बनेगी, पानी भरेंगे तभी बर्फ बनेगी। यहां एक मार्क होता है, यहां साइड में, उस मार्क लेवल तक ही पानी भरना है, फुल नहीं भरना है। ऐसे नहीं ठुल भर दिया इसको, ऐसा नहीं भरना है, मार्क लेवल तक, यानी इसमें वाटर मार्क जो होता है उसी तक पानी को भरते हैं, यानी फिल वाटर एट मार्क। जहां तक उसका मार्क है वहीं तक पानी को भरना है, गलती मत करना, फुल भरने के चक्कर में मत रहना, उसी तक फिल करना है। सबसे महत्वपूर्ण बात हमारे लिए, ये भरने का काम तो कोई और भी कर देगा, हमारे पास तो बने बनाए आते हैं, हमें तो काम में लेना है। जब आपको ये काम में लेने की जरूरत पड़ेगी ना, तब सुनो कैसे काम में लेना है। आपको कब सोचना है कि ये काम में लेने योग्य है? जब आपको ये मौका मिले और इसे उठा के देखो आप, जब इस पे से पानी से गिरने लग गया हो, टप टप गिरने लग गया हो। आपने सर्दी के मौसम में देखा होगा, पानी की बोतल को फ्रीजर में रखे बाहर निकालते हैं, कुछ समय बाद उसमें पानी बाहर आने लग जाता है, अपने आप, खोली नहीं है बोतल, पानी टपक रहा है ह्यूमिडिटी की वजह से। अगर ऐसा है, ऐसा होने लग गया, इसका मतलब आपका आइस बॉक्स काम में लेने योग्य है। अगर बिल्कुल भी पानी नहीं है, बिल्कुल टाइट है, अब इसको थोड़ी देर के लिए बाहर रखो, तब पानी गिरना स्टार्ट हो जाए तब आपको उसको लगाना है। पहली बात। नंबर सेकंड, बेहद महत्वपूर्ण बात, कभी भी जो ये वाला बॉक्स है, इसमें जो पानी मिलाते हैं ना, उसमें कभी भी नमक नहीं डालते हैं, ये बात याद रखना। ऐड नमक नहीं करना है, नेवर ऐड साल्ट, नेवर ऐड सॉल्ट इन वाटर। अरे इस पानी में नमक नहीं मिलाना है। क्यों नहीं मिलाना है? क्यों नहीं मिलाना है? समझने की बात है, क्यों नहीं मिलाना है। नमक मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? सर नमक मिलाने से तो टेस्ट होगा अच्छा वैक्सीन का, लगाना चाहिए, है ना? तो मैं आपको एक बात बताता हूं, समझ में आएगी, ध्यानपूर्वक सुनेगा। एक कहानी सुनाता हूं मैं इसके बारे में, समझ में आएगा। स्पेशली मैं इसे एक असेसमेंट भी हो जाएगा महिलाओं का कि घर पे काम करती हैं कि नहीं करती, काम सही से गृहिणी भी है कि नहीं है, घर का काम काज आता है कि नहीं आता। मेरे बारे मत कहना सर आपको बहुत एक्सपीरियंस है। सुनिएगा, जब आपने आलू की सब्जी बनाई होगी, कभी बनाते हैं आलू की सब्जी, बनाई होगी आप में, बहुत सारों ने बनाई होगी, महिलाओं ने तो अधिकतर बनाई होगी। इसके अलावा कढ़ी बनाई होगी। इनमें आपने एक चीज देखी होगी, जब आलू की सब्जी बनाते हैं तो ऐसे बोलते हैं कि पहले नमक नहीं डालना है। जब छाछ में डालकर उसे घोलते हैं ना, उसमें बोलते हैं नमक मत मिलाना इसमें, बाद में नमक डालते हैं वरना फट जाएगी। कभी तुमने सोचा ऐसा क्यों? नमक मिलाने से क्यों फट जाएगी भाई? बाद में मिलाने से तो नहीं फट रही। क्लियर? दूसरा पॉइंट, एक और बात बताता हूं, सुनते जाइए, सब होम रेमेडीज हैं। कभी मूंगफली सेकने वाले को देखना बाहर थड़ी पे,
जो बाहर ठेले लागे लगते हैं, सर्दी में बहुत आने वाले हैं। जब आप उन्हें देखोगे ना तो बहुत ज्ञानी होते हैं। सोचो, वो नमक में मूंगफलियों को सिखाते हैं। क्यों? मिट्टी में कम, हम घर पे मिट्टी में सेक लेते हैं, लेकिन वो तो नमक में सेकते हैं। क्यों भाई? क्या वजह है? क्या टेस्ट अच्छा हो जाएगा इसलिए? कारण दूसरा है, बताएंगे अभी। तीसरा सवाल एग्जाम्पल सुनो। जब आपने कुल्फी वाले, आइसक्रीम वाले को देखा होगा, आइसक्रीम वाला जिन डब्बियों में कुल्फी जमाता है, प्लास्टिक की ऐसे गोल गोल सी होती हैं, मुंह में पानी आ रहा होगा धीरे धीरे, ऐसे कुल्फी निकाल के देता है आपको यहाँ। इनको देखना, वो इसमें जो उसका मसाला है, मतलब उसका जो दूध में बनाया है पूरा, उसको डालने से पहले, भरने से पहले वो इनको नमक वाले पानी में, थोड़ा सा पानी में नमक डाल के इनमें डिप करके फिर बाहर रख के फिर वो डाल देता है, फिर उन्हें जमा लेता है। इन सारे पॉइंटों से एक चीज कोरिलेट होती है, क्या? कि कहीं ना कहीं नमक कुछ चीज कर रहा है। और क्या कर रहा है? एक साइंटिफिक वे में मैं बात करूं, नमक बॉइलिंग पॉइंट को घटा देता है, डिक्रीज करता है बॉइलिंग पॉइंट। मतलब अगर पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है ना, आप उसमें नमक डाल दो, वो शायद 80 डिग्री सेल्सियस पर ही उबलना चालू कर देगा। यही वजह है कि आलू की सब्जी में नमक नहीं डालते पहले, क्योंकि वो जल्दी उबलेगी और फट जाएगी। इसलिए बोलते धीरे धीरे लो स्टीम पे चलाना है, उसे तेज नहीं करते। अगर तेज कर देंगे ना गैस की जो फ्लेम है उसे, तो भी फट जाती है। तो स्लो क्यों करते हैं? ताकि वो बॉइलिंग पॉइंट एक नॉर्मल मेंटेन रहे और फटे नहीं। अगर आपने नमक मिला दिया, वो जल्दी उबलने लग जाएगी और वो फट जाएगी। दूसरा, जो मूंगफली है, मूंगफली को सीखने में बहुत समय लगेगा। मिट्टी में, अगर मिट्टी और नमक दोनों में कंपैरिजन करोगे तो नमक में जल्दी सीख जाती है, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट जल्दी होता है, हीट जल्दी आती है उसमें, नमक जल्दी गर्म होता है, तो मूंगफलियां जल्दी सीख जाएंगी। टेक्निक देखो, साइंटिफिक भाषा में बात कर रहे हैं हम। तीसरा, कुल्फी वाला क्यों करता है? अगर वो डायरेक्टली उसमें ऐसे बिना नमक का पानी डाल देगा ना, तो भाई आइसक्रीम निकलेगी नहीं जमने के बाद में। इसलिए वो पहले क्या करता है, नमक का पानी डालकर उसमें से, वह पानी रहता नहीं है, हटा देता है, लेकिन वो नमक का कुछ अंश रह गया, फिर उसमें कुल्फी भर के और कुछ समय बाद जब निकालता है, देखा करो यों की यों शेप में निकल कर आती है, क्योंकि नमक जल्दी, आपका जो बॉइलिंग पॉइंट है, जैसे हीट बाहर निकाला, हीट के संपर्क में जल्दी से पिघलेगा, ऐसे कर देगा। यानी कि अगर आप नमक मिलाते हैं तो वह जल्दी पिघलेगा। और हमें पिघलाना नहीं है, हमें चाहेंगे कि यह लंबे समय तक काम करे, इसलिए हम इसमें नमक नहीं मिलाते। अगर नमक मिला दिया, जल्दी पिघल जाएगा भाई। आप जो 48 घंटे तक काम में ले रहे थे ना, आप देखोगे कि ये तो 10 घंटे बाद ही पानी पानी हो गया। इसलिए नमक नहीं मिलाना है, याद रहेगी बात। तो ये सारी बातें आपके सामने मैंने रखी है। ये किसके बारे में बात की बेटा हमने? सारी बातें कंपोनेंट के बारे में। अब एक सवाल सुनिएगा, सारा पढ़ लिया हमने कोल्ड चेन में। एक चीज, इस कोल्ड चेन के फेल होने की संभावनाएं सबसे ज्यादा कहां है? सबसे ज्यादा कहां पर वैक्सीन का तापमान खराब हो सकता है? कौन से लेवल पर? सोचो कौन से लेवल पर हो सकता है? तो आंसर होगा सब सेंटर या विलेज लेवल पर। क्लियर? क्वेश्चन बना के लिख रहा हूं। मैक्सिमम चांस ऑफ फेल्योर ऑफ कोल्ड चेन एट which level? आंसर है विलेज लेवल या सब सेंटर लेवल। इन दोनों ही लेवल पर वैक्सीन के खराब होने की संभावनाएं सर्वाधिक रहती है। क्यों? कारण क्या है? सुनिएगा इसका भी एग्जाम्पल। आप पहली बात ही जानते हैं, बहुत सारे लोग गांव से होंगे, आप में देखा होगा आपने, गांव के लोग ज्यादा शिक्षित होते हैं। शिक्षित हैं
एक्स्ट्रा शिक्षित होते हैं वो। एक एएनएम बहन जी, बेचारी को टीकाकरण करना है। टीकाकरण डे निश्चित रखते हैं, हर बुधवार को करेंगी, हर बृहस्पतिवार को कर रहे हैं, हर शुक्रवार को कर रहे हैं, डे निश्चित रखते हैं, उस दिन टीकाकरण होता है। आशा और आंगनवाड़ी वाली जाके बताकर भी आ गई सबको, उनको पता रहता है ना, उनके पास तो अपने गांव का सारा लेखा जोखा रहता है एएनएम के पास में। उन्हें यह पता है कौन कब पैदा हुआ था, कौन व्यक्ति किस प्रकार का कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड काम में ले रहा है। तुम्हारे घर वालों को पता नहीं होगा, लेकिन उसे पता है कौन क्या ले रहा है। गांव के अंदर कब इसकी शादी हुई थी सब पता है, पूरा लेखा जोखा हमारा उसके पास रहता है। तो उसे यह भी पता है कि किसके घर में डिलीवरी हो रखी है, किसको टीकाकरण की जरूरत है, पता है उसे, पूरा गांव का विवरण है। तो वो उन चुनिंदा घरों में सूचनाएं पहुंचा दी जाती हैं फोन करके, कैसे भी। आपकी आशा आंगनवाड़ी वाली आपको इन्फॉर्म कर देंगी कि टीकाकरण दिन है, उस दिन आपको अपना ममता कार्ड लेकर आना। राजस्थान की बात कर रहा हूं बेटा, ममता कार्ड रखता है यहां जो टीकाकरण होता है उसके लिए कार्ड बना रखा, उसका नाम ममता कार्ड, मैं दिखाऊंगा आपको ममता कार्ड। यह जो ममता कार्ड होता है वो लेकर आएंगी और उसमें टीकाकरण हो जाएगा, बच्चे का टीकाकरण चढ़ाते हैं, उसमें बच्चे का टीकाकरण कर देते हैं। लेकिन हम तो महान गांव के बात करूं मैं तो बहुत अति शिक्षित व्यक्ति है, कौन लेकर जाएगा, क्यों टीकाकरण क्यों लेके जा रहे हो, बच्चे को बेचारा रोएगा भी, वो दर्द कर देगी, तो उसको नहीं लेके जाएंगे। बहन जी के पास तो विवरण होता है कौन से बच्चों को टीका नहीं लगा, बेचारी को गवर्नमेंट तनख्वाह दे रही है ना, तो आएगी। जितने लोग आ गए उनका टीकाकरण कर लिए, उसके बाद 12-1 बजे तक इंतजार किया, जब नहीं आई तो बेचारा एक तो छत्ता लेगी। याद रखना, कम्युनिटी में जाने से पहले छत्ता रखते हैं, पूछते हैं कम्युनिटी में आप जा रहे हो तो क्या चीज रहनी चाहिए, पानी की बोतल, छत्ता आपके पास रहना चाहिए। आप किसी भी व्यक्ति को घर जाएं, किसी का पानी नहीं पीना है, लेकिन चाय के लिए किसी को मना मत करना। याद रखना, कोई बोले भाई साहब चाय पियोगे, बिल्कुल जी बना के ले आओ पियेंगे। भाई साहब पानी पियोगे, ना जी भाई पानी नहीं पीऊंगा, बोतल है मेरे पास में। क्यों? क्योंकि पानी जब आपको पिलाएगा ना वो तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, ठंडा होगा वो, लेकिन चाय बनाएगा तो वो बॉइलिंग करके लाएगा, मतलब उसका माइक्रो ऑर्गेनिज्म खत्म हो गया। अगर कैसा भी पानी था वो, लेकिन जब उसको डालकर बॉइल किया, बॉइलिंग का मतलब स्टरलाइज करके ला रहा है चाय आपके लिए, तो चाय किसी की भी पी सकते हो आप, पानी नहीं पीना है, पानी अपना उसका खुद का स्वयं रखें। समझ में आ रही बात? तो एक तो पानी की बोतल आपको कम्युनिटी में साथ रखनी है, एक छत्ता, धूप हो बारिश हो जाए, कम्युनिटी विजिटिंग के लिए जा रहे हैं ना, तो बहन जी क्या करेगी, छत्ता लेगी, पानी की बोतल हाथ में लेगी और कंधे पे डाल लेगी वैक्सीन कैरियर। क्लियर? और चल दी है, डे कैरियर लेके चल दी, पहुंची घर पे, वहां पर जाते बोलेगी हाँ घर पे फैमिली वालों को बच्चा था छोटा, हाँ जी है, तो टीकाकरण करना था उसका, वो दवाई पिलानी है उसको, ले आओ बाहर। अंदर से आवाज आती है सासू जी की, बहू खेत में लेके गई हुई है, बच्चा भी वही है, बच्चे की माँ भी वही है। बहन जी वहां से फिर दबे पांव निकलती है, छत्ता वही, और लेकर खेतों में से गुजरती गुजरती खेतों के पास पहुंचती है, देखती है सामने बच्चा झूले पे लटक रहा है। गांव में यही होता है, पेट के झूला डाल रखे हैं, झूले में बच्चा झूल रहा है, माँ खेतों में काम कर रही है। वो कहां से लेकर आए टीकाकरण के लिए, और वहां उनसे बड़ी बहू से बड़ी जो होती है जिठानी वगैरह वो वहां होंगी, कुछ आसपास वाले फैमिली मेंबर वहां काम कर रहे हैं। अब बोला गया एएनएम के द्वारा बच्चे को ले आओ टीकाकरण करवा लो, तो सूचना मिलती है जैसे ही बोला जाएगा और सभी लोग बेचारी एएनएम पर चढ़ जाएंगे। किस बात का टीकाकरण? पिछली बार लगाया था, बच्चे को दर्द हो गया था, 7 दिनों तक बच्चे की स्वेलिंग नहीं गई, मैं तो नहीं लगवा रही मेरे बच्चे को टीकाकरण। अब सोचो बेचारी सब सेंटर से जब गई थी ना, उससे उस बच्चे तक पहुंचने में उसको कितना समय लग गया, एटलीस्ट 2 से 3 घंटे उसने खराब कर दिए। और उसको लेकर गई तो कितना सारा तापमान हो, कितनी धूप में से होती हुई गुजरती हुई गई, वहां कौन सी लाइट की व्यवस्था थी। अब मानो समय इतना हो गया कि हो सकता है, और सुबह से उसने उससे काम में ले रही थी उस डे कैरियर को, इसलिए इस वैक्सीन के खराब होने की संभावना इस लेवल पर ज्यादा है, क्योंकि यहां पर हम सेंटर से दूर ज्यादा जा रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए। तो यहां पर वैक्सीन के खराब, अब वहां पर मानो ये पिघल गया तो उसके पास और कोई सुविधा थोड़ी है वहां पर, इसलिए हो सकता है वैक्सीन यहां पर हमें खराब होने की संभावना नजर आ रही है।
तो अगर एग्जामिनर आपसे पूछे तो ये आपको ये याद रखना है इमेज कि वैक्सीन कहां खराब ज्यादा हो सकती है, आपका अल्टीमेट आंसर होगा विलेज और सब सेंटर लेवल। क्लियर बेटा जी। इसी के साथ कोल्ड चेन खत्म होती है। मैंने बहुत सारे सवाल आपको बताए हैं। कोल्ड चेन क्या है, प्रायोरिटी पोटेंशियल को देना है, फंक्शन पूछे तो टेम्परेचर को देना है। रिवर्स कोल्ड चेन क्या होती है, आपको स्टोर याद रखना है। WIC में कितने समय तक स्टोर रखते हैं, 3 महीने के लिए स्टोर रखते हैं। ILR जो होते हैं वहां पर सबसे ऊपर कौन सी होती है, डाइल्यूवेंट, सबसे नीचे कौन सी होती है, OPV। क्लियर। टॉप मोस्ट बॉटम मोस्ट यहां बताया। 2 दिन तापमान कितने में बार लेते हैं ILR का, 2 बार लेना है दिन में। क्लियर। उसके अलावा आपका जो खराब होने की संभावना है वैक्सीनों की सबसे ज्यादा कहां होती है, आप याद रखें कहां पर होती है, आपकी विलेज लेवल और सब सेंटर लेवल पर। OPV और मीजल्स को लास्टली कहां तक स्टोर करते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक स्टोर कर लेते हैं। अब वो सवाल जिनके बारे में हम बात कर रहे थे, देखो ये सवाल आपको हुबहू मिला, मैंने पढ़ाया आपको WIC में, आप बिना बताए जवाब भी दे सकते हैं। WIC वॉक इन कोल्ड रूम जो होता है उसमें वैक्सीन को कितने समय तक स्टोर करते हैं, जवाब दो जल्दी से, क्या कब तक करेंगे, 3 महीने तक स्टोर कर लेते हैं। 2 बात बताई थी, बच्चे माता से मिलने वाली एंटीबॉडी से इम्यूनिटी 3 महीना बच्चे में रहती है और ये भी 3 महीना। क्लियर। आगे चलें। उसके बाद यह जो सिस्टम है ये क्या कहलाता है, कोल्ड चेन कहलाता है। क्या क्या, स्टोरेज करना, ट्रांसपोर्टेशन करना, उस समय उसका तापमान मेंटेन रखते हैं हम, तो यह क्या कहलाता है, आपका कोल्ड चेन। और रिवर्स कोल्ड चेन का मतलब ये वाला हो गया, आपका जो स्टूल होता है, स्टूल, उस स्टूल को मेंटेन करके रखना, कहां से कहां ट्रांसफर करवाना, चाहे वो PSC लेवल हो, चाहे वो सब सेंटर लेवल हो, चाहे वो पेशेंट लेवल हो, वहां से लेके जाना लेबोरेटरी तक, ये क्या कहलाता है, रिवर्स कोल्ड चेन। क्लियर। और बहुत सारे सवाल हमने जब पढ़े तभी आपके सामने रख दिए हैं। इसी के साथ कोल्ड चेन खत्म होता है। अब हमारे पास वैक्सीन जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम ये है, वैक्सीनेशन जो हम पढ़ रहे हैं उसमें 3 पॉइंट हमारे पास बाकी रहे हैं। एक तो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल हमारे पास बाकी रहा है, एक इसकी हिस्ट्री जिसमें EPS वगैरह आएगा, EPI वगैरह आएगा, ये हम बात करेंगे। और एक मैं बात करूंगा हर वैक्सीन का लेकर, बहुत सारी वैक्सीनों पे जाहिर सवाल आते हैं, तो कुछ सवाल तो आ चुके हैं जब हमने पढ़ा, उस समय मैंने कई क्वेश्चन बताता रहता हूं साथ साथ में। फिर मीजल्स के बारे में तो वही बता दिया था, कुछ आपके BCG के बारे में वही बता दिया, और भी बहुत सारे पॉइंट हैं उनके साइड इफेक्ट वगैरह, वो मैं एक एक वैक्सीन का नाम लूंगा और उसमें आने वाले सारे सवाल मैं वही डिस्कस करूंगा। फॉर एग्जांपल मैंने अगर BCG लिखा तो BCG से रिलेटेड जो भी सवाल बन सकते हैं एग्जाम में वो एक साथ बात करूंगा, ताकि आपको एग्जाम में फायदा रहे। और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली क्लास होगी जो हमारी नेक्स्ट क्लास रहने वाली है। इसमें बहुत सारे सवाल हम बताने वाले हैं जो अलग अलग तरीके से और उस वैक्सीन से रिलेटेड होते हैं। क्लियर। तो आने वाली 1 से 2 क्लासेस हम लगभग लेंगे, उसमें हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा वैक्सीनेशन। क्लियर। बने रहिएगा, अगली क्लास बेहद महत्वपूर्ण रहने वाली है और उसमें हम बहुत सारे सवाल भी डिस्कस करने वाले हैं एग्जाम में आने वाले, और स्पेशली CHO के लिए, और एम्स पैटर्न तो चल ही रहा है। इसके अलावा आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में और लेके आएंगे इम्यूनाइजेशन आपका इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, और उसमें हम दोनों प्रोग्रामों की बात करेंगे, EPI और यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। क्लियर। बाय।